हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में अगले लेक्चर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें हम लोग काफी कुछ समझ चुके थे। जो यहाँ पर जो पढ़ने का मुख्य पर्पज है वो है पुष्प की सारी इंफॉर्मेशन को समझना, पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है इन सभी घटनाओं को समझना, पुष्प जो है वो पादपों के लिए लैंगिक जनन के रूप में, जो लैंगिक जनन अंग है उसके रूप में किस प्रकार भूमिका निभाता है, इन सभी बिंदुओं पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने समझ लिया था पुष्प के एक एक भाग को समझ लिया था। हम लोग ये भी समझ चुके थे कि पुष्प के किस भाग को क्या कहते हैं और उस भाग की क्या भूमिका होती है, जैसे बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायन, कैलिस, कैरुला, एंडोसियम, ग्यानोसियम। इस प्रकार हम लोगों ने सभी के सभी पुष्प के भागों को समझ लिया था। इसके बाद हम लोग उसकी यूनिट इकाई को भी समझ चुके थे और हम लोगों ने पुंकेसर और स्त्रीकेसर, नर जननांग और मादा जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी उनके भागों को समझ चुके थे। ठीक है, तो अब हम पूरा पुष्प समझने के बाद, उसके एक एक भाग को समझने के बाद अब हम लोग एनसीईआरटी पर बात करने वाले हैं। मैंने एक बात आप लोगों से और कही थी कि अब मैं जो पढ़ूंगा वो पूरा 100% एनसीईआरटी, अभी भी मैं आप लोगों को 100% एनसीईआरटी उपलब्ध करा रहा था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो कि सर आपने जो 12th का चैप्टर 1 पढ़ाया था उसमें तो एनसीईआरटी के बिंदु हमको स्पष्ट दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं एनसीईआरटी है कि नहीं है। जैसे ये बिंदु लिखे हुए हैं, कहोगे सर यहाँ पर तो एनसीईआरटी का एक भी बिंदु नहीं दिख रहा है, मात्र एक इंफॉर्मेशन ही दिख रही है हमको। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आज से आप लोगों को यहाँ पर एनसीईआरटी बुक बताऊंगा। जैसे ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पर आपको सब पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या कहना चाहती है, एनसीईआरटी का किस वर्ड का क्या पर्पज है, कौन सी पंक्ति आपको क्या बताना चाहती है, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। इसलिए मैं आज से आप लोगों को सम्मुख में एनसीईआरटी बुक रखूंगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। आप जब एनसीईआरटी को पढ़ने बैठे तो आपको पता चल जाए कि हाँ इस लाइन का पर्पज ये है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर आपको याद रखनी है, यहाँ पर कुछ मैंने बिंदु नोट डाउन कर रखी है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या पर्पज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे पहला बिंदु लिखा हुआ है पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ये वो बिंदु है जो कभी ना कभी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर भविष्य में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सॉरी, कभी ना कभी या तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार के बिंदु आपको पता होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है फलों के अध्ययन को कार्पोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फलों के अध्ययन को कार्पोलॉजी कहते हैं। और जो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे कि ये सर बिंदु क्या पढ़ना जरूरी है, ये तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। देखो, बेशक आपके एनसीईआरटी में इन बिंदुओं को साफ साफ ना पूछा गया हो, लेकिन ये बिंदु तो पूछा गया है आपका, ये वाला पुष्प कृषि या खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा बुक में कहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आप बुक यहां पर रखूंगा। तो जो ये बिंदु लिखा हुआ है, समझना बड़े ध्यान से, ये बिंदु जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस बिंदु का जिक्र एग्जामिनर इस बुक में भी कर सकता है। समझो, टॉपिक को समझने प्रयास कीजिए। इस बिंदु का जिक्र एग्जामिनर इस बिंदु के रूप में भी कर सकता है। पुष्प कृषि या खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं पूछ सकता है आपसे। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन पूछ सकता है।
अब जब पुष्प पूछ सकता है तो इसी चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत फल के विषय पढ़ाया जाएगा, है ना। तो पूछ सकता है फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहोगे एनसीईआरटी में नहीं है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। अरे देखो थोड़ा बहुत तो आपको लेफ्ट राइट जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना जब सब पूछ सकता है एग्जामिनर, तो जब इतना सब कुछ पूछने के बाद आपसे वो आपका नेशनल फ्लावर भी पूछ सकता है ना। अब इसके लिए कोई अलग से बुक थोड़ी छापी जाएगी कि नहीं 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 ऐसा करो, ये एनसीईआरटी ने दूसरी बुक और निकाल दो मेडिकल एग्जाम के लिए, जिसमें आपका नेशनल पुष्प लिखा हो, नेशनल फ्लावर का वर्णन किया गया हो। वो यहीं से पूछ सकता है। ये जो आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कई इंफॉर्मेशनों की एक तरीके से आपके सामने कई सूचनाओं को उठाकर रखवा सकती है। एग्जामिनर आपको इसी पंक्ति के आधार पर कई बिंदु पूछ सकता है। तो अब वो नेशनल फ्लावर कौन है, कमल तो छोटे बालक को भी पता होता है, लेकिन आपको इसका साइंटिफिक नेम न्यू लिंगोनिड्सिफेरा पता होना चाहिए। तीसरा बिंदु, अब सबसे छोटा पुष्प है ना कौन होता है, वॉल्फिया होता है। आप कहोगे सर सबसे छोटा जब वॉल्फिया है तो सबसे बड़ा भी कोई ना कोई होता होगा। देखो एक चीज बड़ा डाउट होती है, सबसे बड़ा है ना, छोटा और लंबा पुष्प। तो ये जो तीन शब्द है, तीनों में अंतर है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इन दोनों शब्दों को समान समझ बैठते हैं, जिससे कि गलती हो जाती है ना, अलग अलग है। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रेफ्लेशिया है। कौन है, रेफ्लेशिया। और सबसे छोटा कौन है, वॉल्फिया। सबसे लंबा पुष्प नहीं बोलना, रेफ्लेशिया को सबसे लंबा पुष्प नहीं बोलना, ठीक है। जैसे कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तीनों में डिफरेंस है। ये मैंने पढ़ाई हुई, कहां पढ़ाई है, सेल बायोलॉजी में, साइटोलॉजी आप जब पढ़ोगे 11th में, वहां पे लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहां पे आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो डाउट होता है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अब ये देखो कहां पे लिखा है एनसीईआरटी में, ये जो आपका पांचवा बिंदु है, हाँ पांचवा जो बिंदु है आपका, पुष्प कृषि या खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये एनसीईआरटी आप निकाल लीजिए, आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पर जाइए। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ, क्या आपने कभी पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात एक ये है कि मैं जो यहाँ पर एनसीईआरटी रख रहा हूं वो इसकी लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश की तो लैंग्वेज आपको यूट्यूब पर कई चैनल उपलब्ध हैं, तो कम से कम कुछ चैनल हिंदी के भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो मैं बुक यूज करूंगा वो हिंदी लैंग्वेज की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पुष्प कृषि खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलो अब मैं एनसीईआरटी को पढ़ता जाऊंगा और आप लोगों को समझाता जाऊंगा। चलिए अभी मैं थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर ही कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। प्रोफेसर गोथे के अनुसार, प्रोफेसर गोथे के अनुसार, याद रखना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बाहर जाके समझना पड़ेगा। और जो इंग्लिश टर्म है मैं उनको भी यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि देखिए बिना इंग्लिश टर्म के आप जब मेडिकल एग्जाम के लिए आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो वहां पर काफी एमसीक्यू ऐसे होंगे जो सीधा इंग्लिश टर्म का ही सहयोग, एग्जाम इंग्लिश टर्म का सहयोग लेकर ही आपसे पूछेगा। बेशक आप लैंग्वेज हिंदी चॉइस करो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो लिख लेना, ठीक है। तो प्रोफेसर गोथे के अनुसार, प्रोफेसर गोथे कहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या कह रहे हैं, पुष्प, समझना बड़े ध्यान से, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है ना। अब प्रश्न आता है कि सर आप कह रहे हो कि प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। बिल्कुल बात ठीक है, मान लिया।
क्या ये वास्तव में जो पुष्प है क्या रूपांतरित तना है ही, ये बात स्पष्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है। आप कहोगे सर कैसे स्पष्ट हो सकती है? देखो हम लोगों ने पढ़ा था जो पुष्प होता है, जब हम लोग पुष्प के फिगर को पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि पुष्प ग्रंथ होता है पुष्प ग्रंथ की नहीं होता है। और पुष्प ग्रंथ जो होता है, पुष्प ग्रंथ का ऊपरी सिरा जो तस्त्रीनुमा संरचना बनाता है, सुनो बड़ी बात ध्यान से, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। पुष्प ग्रंथ का शीर्ष भाग जो तस्त्रीनुमा संरचना बनाता है उसे क्या कहते हैं? पता होगा, पढ़ा चुका हूं पिछले 2 वीडियो में। उसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो पुष्पासन पाया जाता है। अरे भाई देखो देखो याद रखना पड़ेगा आपको सब कुछ, ठीक है? ना ठीक है। इस तरह से आप, और मैं अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूं। आप एक पुष्प होता है, गेंदा का फूल जो होता है उसको लेना, उसकी सारी की सारी पंखुड़ियों को अलग कर देना, आप देखना उसमें तस्त्रीनुमा संरचना दिखाई देगी, वास्तव में वो पुष्पासन है। ठीक है, तो आप वो जो कह रहे हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, अर्थात पुष्प एक रूपांतरित तना है, तो कहोगे सर कैसे कह सकते हो कि पुष्प एक रूपांतरित तना है? हमको पता है जड़ और तना में एक अंतर होता है, जड़ और तना में एक डिफरेंस होता है, रूट और स्टेम में एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? वो होता है पर्व और पर्व संधियां। क्या होता है? पर्व और पर्व संधियां। क्या होता है? जो तना होता है, स्टेम होता है, उसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, है ना? और जो जड़ है इसमें पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं, और जो तना है उसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। कोई डाउट? अब आप कहोगे कि सर हमको इसमें कहां पर्व और पर्व संधियां दिखेंगी? एक चीज याद रखो, जो पर्व और पर्व संधियां होती है वहीं से पत्ती, कलिका और शाखा का निर्माण होता है। कहोगे सर दोनों से होता है। समझो पहले पर्व और पर्व संधि का मतलब समझो, है ना? पर्व और पर्व संधि का मतलब समझो। देखो एक शब्द है पर्व और एक शब्द है आपका पर्व संधि। क्या है? पर्व संधि, है ना? अब इनको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बांस का। बांस देखा होगा आपने, है ना? बांस को आपने अच्छे बड़े ध्यान से देखा होगा। या फिर एक में एग्जाम्पल और देता हूं आपको, गन्ने का एग्जाम्पल भी देता हूं, ये भी आपने देखा होगा। तो बांस में क्या होता है? बांस कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, समझना बड़े ध्यान से। देखो बांस किस तरह से दिखता है। कुछ इस तरह से बांस आपको दिखता है, दिखता। अब यहां पर समझो बड़े ध्यान से, पर्व और पर्व संधि। संधि का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। संधि का मतलब होता है जुड़ना, है ना? अब आप कहोगे कि सर पर्व संधि का मतलब होता है जुड़ना, तो फिर इसमें पर्व संधि कहां पर है?
बिल्कुल बात ठीक है। समझो यहाँ पे पर्व संधि कहां पर है, पहले समझो पर्व कहां है। ये आपका हो गया पर्व, ये क्या हो गया पर्व। दूसरा पर्व आपका ये हो गया, दो पर्व हो गए। समझना पड़ेगा, टॉपिक समझने का प्रयास कीजिए। एक पर्व आपका यहां से यहां तक है, ठीक है। दूसरा पर्व आपका यहां से यहां तक है ना। ये सब आप पर्व देख रहे हो। अब इस पर्व को और इस पर्व को जिस बिंदु पर जोड़ा गया है, ये देखो यहां पर जोड़ा गया है, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर ये जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, तो पर्व संधि, क्या कहेंगे उसे हम, पर्व संधि। तो ये आपकी हो गई पर्व संधि। कहां हो गई पर्व संधि, ये हो गई आपकी पर्व संधि। तो तने में क्या होता पाया जाता है, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, जबकि रूट में ऐसा यानी जड़ में ऐसा नहीं होता। अब जो पर्व, इसे क्या बोलते हैं, गांठ भी बोलते हैं। एनसीईआरटी को, हिंदी एनसीईआरटी को गांठ भी दिखती है, ठीक है ना। तो नोड भी बोलते हैं इंग्लिश को, ठीक है, नोड इंटर नोड, ठीक है। तो अभी जो पर्व संधि है और पर्व है, तो दो पर्वों के मिलने का जो बिंदु है उसे हम पर्व संधि कहते हैं। तो यहां पर बात होती है, अब पर्व संधि से ही पत्तियां निकलती हैं। पर्व संधि से क्या निकलती हैं, पर्व संधि से ही पत्तियां निकलती हैं। तो अब इतनी बात पढ़ने के बाद एक बात निकल के आई कि सर गोथे ये कहना चाहते हैं, प्रोफेसर गोथे ये कहना चाहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित तना है। हाँ, तो यदि रूपांतरित तना है तो इसमें पर्व और पर्व संधियां होंगी। हाँ, पर्व और पर्व संधियां होंगी तो उन्हीं से पत्तियां निकली होंगी। हाँ, तो कहां है, समझो, ये होता है पुष्प ग्रंथ, ये क्या है पुष्प ग्रंथ, और ये आपका है पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन। तो बताओ पत्तियां कहां से निकलती हैं, पत्तियां पुष्प ग्रंथ से निकलती हैं कि पत्तियां पुष्पासन से निकलती हैं, ये बताओ आप जरा समझ के। आप कहोगे सर पत्तियां तो पुष्पासन से निकलती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। पत्तियां कहां से निकलती हैं, पुष्पासन से। तो फिर पुष्पासन क्या हो गया, प्ररोह हो गया। तो पुष्पासन को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्ररोह बोल सकते हैं, या इसी को हम तना बोल सकते हैं। अब इसमें जो पर्व और पर्व संधियां हैं वो किस क्रम में होंगी, बिल्कुल बात ठीक है। देखिए कई सारे क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं कि जो पर्व और पर्व संधियां किस क्रम में होती हैं, वो होती हैं चक्रीय क्रम में, वृत्ताकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं। बिल्कुल बात ठीक है। कैसे होंगी, वो इस प्रकार होंगी, ये इस प्रकार होंगी, वृत्ताकार क्रम में होंगी। अब यहां पर अप्रथम जब पर्व संधियां जो होती हैं वो एक वृत्ताकार क्रम में होती हैं। अब उन पर्व संधियों, जो पर्व संधियां काफी पास पास हैं, देखो कितनी पास है, एक पर्व संधि ये रही, दूसरी पर्व संधि ये रही। जब पर्व संधियां पास पास हैं तो स्वाभाविक है कि पर्व बहुत ही छोटे होते होंगे। जैसे कि मैंने बांस का एग्जाम्पल दिया था आपको, ये रहा आपका बांस, एक बांस आपका ये रहा है ना, इसमें पर्व संधि एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये क्या हो गए, पर्व हो गए। ये क्या हो गए आपके, पर्व हो गए। और इसमें पर्व संधि एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये क्या हो गया आपका, पर्व हो गया। तो पर्व संधियां जिसमें पास पास हैं वो पर्व छोटा होगा। तो देखो इसमें पर्व संधियां दूर दूर है, एक पर्व संधि ये है, एक पर्व संधि ये, तो स्वाभाविक है पर्व बड़ा हो गया। यहां पर एक पर्व संधि ये है, एक पर्व संधि ये है, तो स्वाभाविक है कि पर्व छोटा हो गया। कोई डाउट? तो पर्व और पर्व संधियां
जितने पास पास पर्व संधियां होंगी उतने छोटे पर्व होंगे, जितनी दूर दूर पर्व संधियां होंगी उतने बड़े पर्व होंगे। ठीक है, चलो चलो देखते इसमें क्या है। तो अब इसके बाद प्रोफेसर गोथे की बात सुनने के बाद एक शब्द यहां से स्पष्ट हो गया कि पुष्प में जो पुष्पासन है, बड़े ध्यान सुना, पुष्प का जो पुष्पासन है वो वास्तविक रूपांतरित प्ररोह है। अब कहोगे सर आपने कहा था कि जो पुष्पासन है, जो पुष्प का पुष्पासन है वो रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, आपने ये भी कहा है कि उसमें 4 चक्र होते हैं, चक्रीय क्रम में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो उन 4 चक्रीय क्रम में जब पर्व और पर्व संधियां होगी तो उन चक्रीय क्रम में भी उनका रूपांतरण भी हुआ होगा। बिल्कुल बात ठीक है। तो समझो, जो पहला चक्र होता है, प्रथम चक्र, मैं पुष्प को बाहर से अंदर की तरफ समझा रहा हूं, पुष्प को बाहर से अंदर की तरफ समझा रहा हूं। प्रथम चक्र जो होता है, ये देखो, ये आपका प्रथम चक्र हो गया है ना। सही प्रश्न बड़े ध्यान से। तो इसमें जो आपको पर्व संधियां दिख रही है, ये पर्व संधियां होंगी। तो प्रथम चक्र से निकलता है आपका जो प्रथम चक्र होता है पर्व संधियों का, वो बाहादल पुंज, बाहादल पुंज में रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। डाउट। इसके बाद दूसरा चक्र जो होता है, दूसरा चक्र जो होता है वो आपका दल पुंज में रूपांतरित हो जाता है। दल पुंज में रूपांतरित हो जाता है। और इसके बाद जो तीसरा चक्र होता है आपका, इसको मैं दूसरे कलर से दर्शाता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो तीसरा चक्र होता है ना, वो आपके पुमंग में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित हो जाता है। और जो सबसे आंतरिक चक्र होता है वो आपका जायांग में रूपांतरित हो जाता है ना। तो बाह्य चक्र बाहादलपुंज, आंतरिक चक्र दलपुंज, उससे आंतरिक पुमंग और सबसे अंदर जायांग, यानी कैलिक्स, कैलिक्स, कैरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो यहां पर जो आप समझ पाओगे किस प्रकार ये रूपांतरित प्ररोह है, तो गोथे के अनुसार इस बात पर जिक्र किया गया था जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी पर देखते क्या लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ता हूं एनसीईआरटी को। ठीक है, इसमें लिख रखा है, क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनन है। बिल्कुल बात ठीक है, ये बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात है कि पादप जो हैं वो लैंगिक प्रजनक हैं। कहोगे सर इसमें हमारे भाग्य की क्या बात है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो पुष्प हैं यदि लैंगिक प्रजनन नहीं करते, यदि पुष्प लैंगिक प्रजनन नहीं करते तो वो पुष्पों का उत्पादन नहीं करते। यदि वो पुष्पों का उत्पादन नहीं करते तो आज हमारे घरों में, हमारे समाज में जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लोगों को सम्मानित करने के लिए जो हम पुष्प के गुलदस्ते भेंट करते हैं, लोगों का सम्मान करने के लिए जो हम माले
माला जो होता है उसमें पुष्पों को पिरो के उसको माल्यार्पण करते हैं। इस तरह की जो हमारे लिए पुष्प भूमिका निभाते हैं वो आज संभव नहीं होता। तो वही लिखा है एनसीईआरटी में, क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है। आप बड़े ध्यान में क्या लिखा है, असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते हैं, जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, जिनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक है। याद रखो, पुष्प ने जो इतना सुंदर रूप बना के रखा है, पुष्प जो इतनी बेहतर तरीके की सुगंध उत्पन्न करता है, पुष्प आपको आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके के रंग उत्पन्न करता है, ये वास्तव में पुष्प ने तुम्हारे लिए ऐसा सब कुछ नहीं किया है। पुष्प ने तो वास्तव में ये सब अपने के लिए किया था। अपने के लिए कहने का मतलब वो चाहता था कि मैं लैंगिक प्रजनन करने के लिए मेरे अंदर जो परागण की घटना हो, उसके लिए आवश्यक जो घटनाएं थी उनको उसने इवॉल्व किया, विकसित किया। जैसे कि परागण के लिए उसको चाहिए कीट। क्या चाहिए? कीट। अब कीट को यदि उसको बुलाना है तो उसको कीट को कुछ ना कुछ पारितोषिक देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको पुरस्कार देना पड़ेगा। अब पारितोषिक देने के लिए, अच्छा ये बताओ, आप यहां पर हमसे क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है कि मैं जब पढ़ूंगा बेहतर एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करूंगा। जितने बेहतर अंक होंगे उतना बेहतर हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जितना बेहतर मेडिकल कॉलेज मिलेगा उतना बेहतर मैं डॉक्टर बनूंगा, जितना बेहतर मैं डॉक्टर बनूंगा उतना बेहतर इस राष्ट्र के लिए कार्य करूंगा। इसलिए पढ़ रहे हो। पुष्प कीटों को बुलाने के लिए कहता है, पुष्प चाहता है जितना बेहतर हमारे पास कलर होगा, जितने तरीके से हमारे पास रंग होंगे, जितने ज्यादा बेहतर प्रकार की खुशबू होगी, जितनी बेहतर प्रकार की हमारी बनावट होगी, जितनी बेहतर हमारी साज सज्जा होगी, उतने बेहतर तरीके से, उतनी बड़ी संख्या में, उतने बेहतर क्वालिटी के, उतने बेहतर स्वस्थ और सक्रिय कीट हमारे पास आएंगे। और जब विकसित और सक्रिय कीट हमारे पास आएंगे तो हमारा परागण हो पाएगा। अच्छा, परागण में क्या होता है? परागण में क्या होता है? नर युग्मक, वैसे नर युग्मक नहीं हमको बोलना चाहिए। परागण में क्या होता है कि जो पराग कोश होता है, पराग कोश, बड़े ध्यान सुनना, परागण में होता क्या है? पराग कोश से समझो बड़े ध्यान से, परागण क्या है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, जिक्र आ गया है तो सुन लीजिए। पराग कोश, पराग कोश से, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परागण कहलाता है। समझो, मैं इसको समझा देता हूं। जैसे आपका एक मैं पुष्प बना देता हूं समझाने के लिए। बात समझ आ गई? पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परागण कहलाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे, मैं फिगर भी बना के बता देता हूं आपको। देखा होगा आपने, ये पुष्प रहा, चलो टेम्परेरी बना देते पुष्प, ठीक है। ये आपका पुष्प रहा, ठीक है। एक आपका ये पुष्प रहा, है ना, एक पुष्प आपका ये रहा, है ना। इसमें क्या है? ये वर्तिका है ना, ये वर्तिका है, ये आपके पुमंग है ना। इस पुष्प में भी यही कंडीशन है, वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र हो गया। ये आपके पुंकेसर यानी पुमंग है, क्या है? पुमंग है। अब पराग कोश, ये अब सुना बड़े ध्यान से,
ये उमंग में ये हो गया आपका परागकोश, परागकोश। ये हो गई आपकी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हो गया। तो इस वर्तिकाग्र में क्या होता है, मैंने कहा था परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थान। तो इसमें परागकोश में परागकण होते हैं, परागकण जब ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे इसे हम बोलेंगे परागण। इस तरह से भी जा सकते हैं, ये भी परागण है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो वही तो बोला है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का जाना परागण है। तो परागण के लिए उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ये माध्यम चाहिए कि परागकण को यहां से यहां पर लेकर जाए। अब इसके लिए कीट चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली कीट से ही परागण होता है, वायु से भी होता है, जल से भी होता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कीट से। अब कीट से परागण हो इसके लिए कीट को बुलाना पड़ेगा। अब कीट आए इसके लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पुष्प ने इसके लिए क्या किया, अपने आप को कलरफुल किया, अपने आप को कई कलरों से किया और कई सारी खुशबुओं को उत्पन्न किया, जिससे कि प्रभावित होकर कीट उनके पास आए। ठीक है, तो इसीलिए पुष्पों ने जो भी अपने आप को व्यवस्थित किया था, जो भी उन्होंने विभिन्न तरह की आकृतियां बनाई थी, जो उन्होंने महक को उत्पन्न किया था, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो कीटों के लिए व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए शेष अगले क्लास में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।